ने बोला और थोड़ी सो किस कि कुछ किस तो आज लाइन बोला मैं उससे शुरू करूं। जितनी किताब कुछ पढ़ने के हैं, जितनी किताबें पढ़ने तो अलग पद और आज मेरी जो स्टोरी एक कपल के बारे में है। सुनाऊं तुम्हें प्यार एक कहानी। एक लड़की फिर हुआ कुछ तो बीच की कोर्ट ने दिया था कि वो और उस 3 लाख का ये ईशा के सारे स्त्री धन को वापस करेगा और मनीषा जो उसे गए थे से वापस कोर्ट के बाहर थे, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे की शादी थी, लेकिन कहाँ रह पाए थे। साल तो इसमें चला गया, 6 साल शादीशुदा जिंदगी और अब दोनों को सामान को वापस कर मनीषा सर बैठी हुई थी। अब सारे रिश्तेदार जाने लगे थे, सभी लोग अफसोस तो जता रहे थे, कुछ लोग मुबारकबाद भी दे रहे थे। कहीं ना कहीं इस लड़ाई में दोनों जीत थे, क्योंकि दोनों वही चाहते थे जो उन्हें मिला था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के मन में एक ही बात थी, हम हार गए। अब दोनों एक ही ऑटो में बैठ के जुगल के घर जा रहे थे। मनीषा को अपना सामान लेना था और जुगल को उसके गहने भी लौटाने थे। जाने के ये दिन आ गया था, अब दोनों एक के साथ नहीं थे। मनीषा कहीं में खो गई थी। उसे याद है जब बाबूजी ने उसका फोन उठाया था जुगल का, उन्होंने कहा था लड़का है पढ़ाई करके, अच्छा लड़का है, लेकिन भी बोला था तो लड़के के बाप नहीं है, सिर्फ भैया भाभी है, तुम राज करोगी राज। और इतना सुनते ही मनीषा के दिमाग में आ रहा था अब तो मैं रानी बन के रहूंगी। इतना सोचते सोचते अचानक से ब्रेक लगने से मनीषा वर्तमान में वापस आ गई। जुगल आगे आगे जा सोफे पे धंस गया और उसने कहा ले लो, तुम्हें जो लेना है ले लो। हाँ मैं इसलिए तो आई हूं। हाँ मनीषा तुम ले लो। और वहां पे निशानदेही होने लगी। जुगल शांत बैठा हुआ था। पहली बार मनीषा ने अब जुगल की ओर देखा था। कैसे बाल इसके सफेद हो रहे हैं ना, बिखरे बिखरे से,
खिचड़ी सी दाढ़ी बनी हुई है। उसने घर को देखा, ये वही घर था। ये घर नहीं था, घरौंदा था, जिसे मनीषा ने एक एक ईंट, एक इंच को सजाया था। उसने उस पर्दे को देखा जो कोने में लटक रहा था, और उसका दिल थक से कर गया था। ये वही पर्दा था जिसे मनीषा ने जिद करके 6 किलोमीटर दूर जाके 27 दुकानों पे घूम के इस पर्दे को खरीदा था। किस लिए? सिर्फ सोफे से मैच कराने के लिए। और आज वही घर मकड़ियों के जालों से घिरा हुआ था। दीवार पर मनीषा और जुगल एक दूसरे के बाहों में बाह डाले हुए मुस्कुरा रहे थे, बट उस पे भी एक परत सी जम गई थी। और मनीषा वो शायद देख नहीं पाती, वो पीछे हट गई। उसने देखा आंगन की तुलसी शायद उसके जाने से वो भी नाराज होकर चली गई है। वो फिर अंदर गई। तभी माँ की आवाज गूंजी, अरे जो लेना है जल्दी ले ले। पता नहीं शराबी ने कुछ बेचबाज तो नहीं दिया। पता नहीं क्यों मनीषा को उसका शराबी कहना पसंद नहीं आया था। उसने कहा, माँ चुप करो, चुप करो माँ, बहुत हो गया। वो जाकर अपने सामान को देखने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उन सामानों को देखने की। तभी जुगल ने कहा, ले लो, सारा तुम्हारा ही है। नहीं, मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए। मेरा सामान कौन सा है मनीषा? सब तुम्हारा ही तो खरीदा हुआ था। फिर भी मुझे वही सामान लेने हैं जो मेरे मन पापा ने, और ये लोग कहने रख लो, तुम्हारे ही काम आएंगे, बंटी के काम आएंगे। नहीं, इसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे थे तुम। मनीषा, मैंने कुछ नहीं कहा था। क्यों? तुम तो चीख चीख कर रहे थे मुझे आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। अब आजादी मिल गई तो खुश हो रहे हो ना? मनीषा प्लीज रख लो इन्हें, पागल तुम्हारे ही काम आएंगे, तुम्हारे भविष्य में बच्चों के काम आएंगे। इन्हीं गहनों के लिए तो तुमने लड़ाई लड़ी थी। मैं गलत था मनीषा, मैं गलत था, प्लीज ये रख लो। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम गलत थे, तुम जानते थे, तुमने तलाक क्यों दिया? मैंने तलाक नहीं दिया, तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? किया था, लेकिन सब लोगों ने फोन को काट दिया। तो तुम मुझे मिल भी तो सकते थे। मैं आया था मनीषा, तुम्हारे घर वालों ने धक्का देकर मुझे घर से निकाल दिया था। तो मुझे किसी तरीके से तुम खबर नहीं कर सकते थे? किया था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। चलो ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने जो बिगाड़ना था बिगाड़ दिया, बट जिंदगी में मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे बेटा निकलो जल्दी, मैं कार वाले को बुलाती हूँ। और मनीषा ने देखा जुगल औंधे मुंह बिस्तर पे लेटा हुआ था। बहुत दया आ रही थी उसे। अभी क्या करेगा? मेरे बिना तो ये अपनी चड्डी बनियान तक नहीं ढूंढ पाता था। कैसे रहेगा? घर का तो बिल्कुल हाल खराब है। खैर, हाँ माँ, गाड़ी वाले का क्या हुआ? हाँ आ रहे हैं, सामान भी लदवा रहे हैं, हम लोग कैब से वापस जाएंगे। ठीक है। अब उसका दिल हुक हुक कर रहा था। इधर कैब का लाइव लोकेशन आ रहा था, अगले 3 मिनट में कैब आ जाएगी। और मनीषा को लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, आज के बाद इस घर में वो कभी नहीं आ पाएगी। तभी मनीषा ने कहा, मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो हो गया ना मनीषा। क्या ये कागज को तुम तलाक मानते हो? ये लो, मैंने फाड़ दिया। तभी मां आ गई। चलो, इस निगम्मे के पीछे क्यों पड़ी हो शराबी कहीं का? मेरी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। और मनीषा बोझल कदमों से बाहर की ओर निकल पड़ी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव में 100-100 किलो के पत्थर बंधे हुए हैं। वो पाँव उसके बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो सुनना चाहती थी, शायद मनीषा रुक जाओ, मत जाओ मनीषा, प्लीज मत जाओ। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं लगा। उसने पलट के पीछे देखा, जुगल कहीं नहीं था। शायद जुगल भी यही चाहता था वो चली जाए। वो तुनक कर जाकर कार में बैठ गई। तभी उसने देखा किवाड़ के ओट से एक साया सा बाहर निकला और कंधे झुके हुए, सर झुका हुआ जुगल खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू था और शायद वो कह रहा था, मत जाओ मनीषा, प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मत जाओ प्लीज प्लीज। और वही जुगल बेड़ी पे ही बैठ गया और उसने कहा, आई एम सॉरी मनीषा, आई एम सॉरी। शायद मनीषा यही कुछ सुनना चाहती थी। उसके दिल में शायद कहीं ना कहीं यही किया उसे जैसे मिल रहा जा रहा। उसे याद जब माँ से उसने बोला, तुम तो बोल रही मैं राज, मैं नौकरानी बन के रही, रानी तो बनी ही नहीं। और जो उसे बहुत समझाए थे को वश करने के गुण होते हैं, वो मैं सिखाऊंगी, सिखाया लेकिन कुछ काम नहीं आया था। मनीषा मन कुड़ रही थी और एक ऐसा हुआ, उसे जुगल के मोबाइल में किसी लड़की का फोटो दिखा था। वो हंस रही थी। उसके दिमाग में शक गहराया था। वो उसके ऑफिस पहुंच गई थी ये पूछने के लिए लड़की है कौन। और पता चला जुगल उस दिन ऑफिस से बाहर गया हुआ था और वो लड़की भी, सुरभि नाम था उसका। घर आने के बाद बहुत बवाल किया उसने कहा, वो लड़की या तो तुम उस लड़की के साथ रहो या मुझे छोड़ दो, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। जुगल ने प्यार से समझाने की कोशिश की लेकिन उसका कॉलर पकड़ा और जुगल ने हल्के से उसको धक्का दिया जिससे मनीषा गिर पड़ी और मनीषा बिफर के अपने नाखूनों से उसका चेहरा रोज दिया और जुगल ने पलट के एक थप्पड़ मार दिया था। बात बस इतनी थी। फिर तो चला था लगाने का बुझाने का सिलसिला। एक तरफ जुगल के भैया भाभी, दूसरी तरफ मनीषा की माँ, और जिसका अंत ये था कि आज दोनों दहलीज पे थे या दहलीज क्रॉस कर चुके थे। मनीषा ने जब पलट के देखा, जुगल की हालत देखकर उसे दया आई। वो दौड़कर सारे बंधन तोड़कर जुगल से लिपट गई। मुझे भी माफ कर दो मनीषा, प्लीज मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। I'm sorry मनीषा। तभी मामिला देवी ने, उसकी माँ ने मनीषा का हाथ खींच लिया। अब ये नाटक कर रहा है, चल तू यहाँ से, अब ये तेरे लिए सिर्फ एक पराया मर्द है। माँ मैंने कहा ना, चल इसके नाटक में बेटा मत फंसना। और वो खींचती हुई मनीषा को ले जाकर कैब में बिठा दिया और मनीषा को लग रहा था शायद जुगल उसे दौड़ के आएगा बुलाने के लिए, लेकिन उसने देखा जुगल हिला तक नहीं, वो पत्थर की मूर्त बने बैठा था। मनीषा को लगा उसका शरीर तो जा रहा है, आत्मा वहीं चिपकी हुई है। और गाड़ी चल पड़ी। वो पीछे पलट कर देखती रही, एक बार जुगल हाथ तो बढ़ाए, एक बार जुगल उठकर बुलाए तो सही, मैं दौड़ जाऊंगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जुगल वहीं बैठा रहा। कार आगे से बढ़ गई थी। तभी अचानक मनीषा को क्या सूझा, वो पागलों की तरह से चिल्लाने लगी,
गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। माँ ने कहा तू पागल हो गई है लड़की। माँ ने खींच के एक थप्पड़ मारा। माँ गाड़ी रुकवाओ एंड प्लीज, मेरा घर यही है, मुझे पता चल गया है। आज तुमने भी तो थप्पड़ मारा माँ। क्या थप्पड़ मारना, क्या आपस में झगड़ा करना, किसी को अलग, जिंदगी भर के रिश्ते अलग हो सकते हैं? क्या मैं तुमसे अलग हो जाऊं? नहीं माँ, मुझे जाना है। और वो गाड़ी से उतर कर पैदल ही चल पड़ी। लगभग गाड़ी 100 मीटर के आसपास चल चुकी थी। वो भागती हुई गई तूफान की तरह से, और उसने दरवाजे को खोला और अंदर पहुंच गई। जुगल कहीं नहीं था, कहीं नहीं था जुगल। बस टेबल पे एक चिट्ठी और सिंदूर की डिबिया रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उस चिट्ठी को खोला, जिसमें लिखा हुआ था, मनीषा, काश तुम दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाती। काश तुमने अपने दिल की बात सुनी होती। मनीषा, जिंदगी को आसान कर लेती, तुम खुद माफ़ी मांग लेती और मुझे भी माफ़ कर देती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं मनीषा, मैं जा रहा हूँ। तुम अपना और बंटी का ख्याल रखना। और ये घर के कागज नहीं, ये घर तुम्हारा है। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तुम नहीं तो मैं नहीं, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन मैं जहाँ भी रहूँगा मैं तुमसे प्यार करूँगा। मैं तुम्हारा जुगल हूँ मनीषा, सिर्फ तुम्हारा। थैंक यू वेरी मच।